हेलो जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। वेलकम इन फिजिक्स विद राहुल गिरी। स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स में आप लोग डायफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। डायफ्रैक्शन में हम लोग पहुंचे हुए हैं रे ऑप्टिक्स की एबिलिटी, यानी रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में कैसे डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है इन द फिनोमेना ऑफ डायफ्रैक्शन या ऑन द बेसिस ऑफ फिनोमेना ऑफ डायफ्रैक्शन। रे ऑप्टिक्स क्या बोलती है? एक लाइट सीधे चलती है। डायफ्रैक्शन क्या बोलता है भाई? डायफ्रैक्शन बोलता है कि लाइट बेंड होती है ना, लाइट कॉर्नर्स पर बेंड होती है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या केसेस हैं। तो हमारा टॉपिक है जो वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। स्टूडेंट्स देखिए, डायफ्रैक्शन में होता क्या है, एक स्मॉल अपर्चर होता है, उसके सामने एक ऐसे स्क्रीन हुआ करती है। लाइट स्ट्रेट लाइन में इधर आ रही होती है, ऐसे है ना, ऐसे लाइट रेज आ रही होती हैं। यहाँ से इसका जब डायफ्रैक्शन होता है तो सामने आपको बैंड्स मिलते हैं, लाइट बेंड होती है। ऐसे एक सेंटर में एक ब्राइट बैंड मिलता है, सेंटर में ऐसे एक ब्राइट बैंड मिलता है। उसके बाद जो है आपको अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स मिलते हैं। उन ब्राइट बैंड्स को सेकेंडरी मैक्सिमा भी को बोलते हैं। देखिए ये, उसके बाद आपको डार्क मिलता है, फिर आगे ब्राइट, फिर डार्क, ब्राइट, ऐसे मिलता जाता है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि थिन स्लिट से आई लाइट, ये डिस्टेंस मान लीजिए एक्स में स्प्रेड हो गई। क्या हुई? इसको ऐसा मान सकते हैं कि स्लिट से आने वाली, यानी स्मॉल अपर्चर से आने वाली लाइट रे ओवर एक्स डिस्टेंस स्प्रेड हो गई। बिकॉज यहाँ पे मेन पोजीशन के एक्स अप एक्स डाउन, जितना उधर है उतना इधर भी है। उसके बाद जितनी भी ब्राइट फ्रिंजेज मिलेंगी सबकी विड्थ एक्स होती है। और इस एक्स की वैल्यू हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया हुआ था? लिम्डा डी बाई कैपिटल डी, है ना। सॉरी, शायद उल्टा हो गया, लिम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ओके, तो इसको ऐसा बोला जाता है, कि स्मॉल अपर्चर से आने वाली लाइट ओवर डिस्टेंस एक्स स्प्रेड हो गई, है ना। तो देखिए इसमें d की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी x की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, स्मॉल d की वैल्यू जितनी कम होगी इसकी वैल्यू भी उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन स्मॉल d की वैल्यू अगर ज़्यादा होती जाएगी तो x की वैल्यू यानी स्प्रेडिंग कम होगी। और ध्यान देने की बात स्टूडेंट्स में ये है कि अगर स्प्रेडिंग कम होगी, माना कि अगर आपको ऐसा लगता है कि स्प्रेडिंग सिर्फ इतनी हो रही है, ये इतना हो रही है, ये इससे कम हो रही है, तो लगेगा ही नहीं कि स्प्रेडिंग हुई। ऐसा फील होगा कि लाइट रे सीधे आई, है ना। बेंडिंग समझ में नहीं आएगा, ऐसा लगेगा ही नहीं कि बेंडिंग हुई, है ना। क्या लगेगा कि लाइट रे सीधी आ गई। अगर ये जो मैक्सिमम यहाँ पे जो मिनिमा इधर बगल में वहाँ उतनी दूर मिल रहा है, वो ऐसे इसी के लेवल में, जितनी विड्थ है इसकी इतने में ही मिल जाए, है ना। यानी x, ध्यान दीजिए की बात है, जो इतना दूर में x है वो सिर्फ इतना हो जाए, ये हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ अपर्चर, यानी x की वैल्यू अबाउट d की हाफ हो जाए। d क्या है? अपर्चर, है ना, ये d है, हाँ, ये जो है d है, विड्थ ऑफ अपर्चर, इसका आधा हो जाए x की वैल्यू, है ना, हाफ हो जाए। तो ऐसे केस में लगेगा लाइट सीधे चली गई। क्या लगेगा? लाइट सीधे गई, लाइट की बेंडिंग हुई, ऐसा कुछ समझ में नहीं आएगा। मीन्स ये अरेंजमेंट हमको कुछ मिला के ऐसा रखना पड़ता है। ये कैपिटल डी की वैल्यू क्या है? अपर्चर से स्क्रीन की डिस्टेंस कैपिटल डी है। कुल मिलाकर के हमको ये अरेंजमेंट्स ऐसे रखने पड़ते हैं कि एक्स की कुछ प्रॉपर वैल्यू रहे। अरेंजमेंट्स कुछ ऐसे रखने पड़ते हैं कि ये एक्स यानी स्प्रेडिंग प्रॉपर रहे और एक अच्छा डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन हो, है ना।
आइए जरा देखते हैं कि अगर ये हम अरेंजमेंट को प्रॉपर नहीं बना पाएंगे तो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स जरा मान के चलिए कि ये स्मॉल डी की वैल्यू 10 मिलीमीटर है, ओके, और हमने कैपिटल डी की वैल्यू 3 मीटर ले रखा है, कैपिटल डी की वैल्यू 3 मीटर ले रखा है, और वेवलेंथ जो लाइट यूज हो रही है अबाउट 6 × 10⁻⁷ मीटर है ना। ये जो लाइट यूज हुई है उसकी वेवलेंथ मैंने माना। कैलकुलेट करिए जरा एक्स की वैल्यू क्या आएगी। एक्स की वैल्यू आएगी 6 × 10⁻⁷ इंटू कैपिटल डी की वैल्यू मैंने 3 ले रखा है, 3 मीटर अपॉन स्मॉल डी 10 मिलीमीटर, 10 × 10⁻⁻3। एक्स की जो वैल्यू आ रही है कितना आ रही है 618 आ रही है, इंटू कितना 10⁻⁵ मीटर। हम इसमें इसको मीटर को सेंटीमीटर या मिलीमीटर में बदलना चाहें तो कितना हो जाएगा, x = 18 × 10⁻² मिलीमीटर। और ये इधर इसको हम पॉइंट लगाना चाहें तो x = 0.18 मिलीमीटर। स्टूडेंट्स जरा आप विचार कीजिए कि जो स्प्रेडिंग है यानी फर्स्ट मिनिमा जो मिलने वाली है ना, सेंट्रल मैक्सिमा की हाफ विड्थ जो है वो अपर्चर से काफ़ी कम है ना। अपर्चर की विड्थ कितनी है 10 मिलीमीटर, एंड हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा जो आया है 0.1, काफ़ी बहुत ज़्यादा कम है ना, बहुत कम है। तो यहाँ पर फ्रिंज विड्थ इतनी कम आएगी, कि अलग अलग फ्रिंजेज हैं ऐसा दिखाई ही नहीं देगा, बिल्कुल ऐसा फील होगा डायरेक्ट इल्यूमिनेशन हो रहा है। लाइट सीधे चल के आ रही है, इसको इल्यूमिनेट कर रही है। बात समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, लाइट सीधे चल के आ रही है, यहाँ पर इल्यूमिनेट कर रही है। यानी अपर्चर ना होता तो भी कोई फर्क ना पड़ता, अपर्चर के ना होने पर जैसे यहाँ पे लाइट का पैटर्न दिखाई देता, मतलब सीधे सीधे इल्यूमिनेशन होता, अपर्चर के होने पर भी वैसा ही इल्यूमिनेशन हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी कंट्रोलिंग कैसे हो सकती है, हम इसमें ऐसा क्या कर दें कि फ्रिंज की विड्थ बढ़ जाए। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि या तो कैपिटल डी की वैल्यू बढ़ा दीजिए या तो स्मॉल डी की वैल्यू को कम कर दीजिए, है ना। तो फॉर गिवन अपर्चर तो ये कम हो नहीं सकता, ये बढ़ा सकते हैं। तो आइए देखिए उसमें कुछ स्पेशल केसेस, कुछ स्पेशल बातें आपको बता देते हैं कि कम से कम वो तो होना ही चाहिए। एक बात तो सबसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं कैपिटल डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। कैपिटल डी की वैल्यू हमें ऐसी अरेंज करके रखनी है कि फ्रिंज विड्थ, ये स्प्रेडिंग ऑफ लाइट यानी विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा कह लो या हाफ ऑफ द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कह लो, यानी स्प्रेडिंग ऑफ लाइट कह लो, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट विड्थ ऑफ अपर्चर के इक्विवेलेंट होनी चाहिए, विड्थ ऑफ अपर्चर के इक्विवेलेंट होनी। तो स्टूडेंट्स एक बात मैंने आपको फिर बता दिया क्या कि ये डिस्टेंस ऐसी रखी जाए, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द अपर्चर ऐसी रखी जाए कि स्प्रेडिंग डायफ्रैक्शन जो स्प्रेड है, ये डायफ्रैक्शन स्प्रेड साइज ऑफ अपर्चर के इक्वल हो। तो ऐसे केस में एक प्रॉपर डायफ्रैक्शन पैटर्न हमको मिलेगा जिसको अच्छे से हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। और ऐसे डिस्टेंस को फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस। डीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, सफिक्स में स्मॉल, सफिक्स में कैपिटल एफ। ये कुछ नहीं रहा, ये तो हमने सिर्फ एक कैलकुलेशन आपको दिखाया है कि अगर ये अरेंजमेंट, ये डिस्टेंसेस अगर प्रॉपर नहीं होंगी तो किस तरह से वेव ऑप्टिक्स वैलिड ना होकर के रे ऑप्टिक्स वैलिड हो जाएगा, है ना। डायफ्रैक्शन पैटर्न ना मिल करके हमको उसकी डायरेक्ट इल्यूमिनेशन दिखाई देगा, है ना, प्रॉपर अरेंजमेंट ना होने पर। तो यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है ये बता रहा है कि रे ऑप्टिक्स, है ना, कंप्लीटली रे ऑप्टिक्स जैसा बिहेवियर हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो वेव जैसा बिहेवियर हो उसके लिए क्या शर्त है? उसके लिए शर्त है ये डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द अपर्चर मस्ट बी
equal to Fresnel's distance. What is Fresnel's distance? The distance of screen from the aperture. The distance of the screen from the aperture at which the diffraction spread. The diffraction spread. At which the diffraction spread is equal to the size of aperture. Is equal to the size of aperture is known as Fresnel's distance. Means क्या होना चाहिए? D should be equal to DF. तो ऐसे केस में है ना, ऐसे केस में जो डायफ्रैक्शन स्प्रेड है वो जो डायफ्रैक्शन स्प्रेड है वो साइज ऑफ अपर्चर के इक्वल होगा. डायफ्रैक्शन स्प्रेड x विल बी इक्वल टू साइज ऑफ अपर्चर. तो यहां पे वैल्यू को पुट करें. दिस इंप्लाइज दैट d इज इक्वल टू लेमडा df अपॉन स्मॉल d. तो df की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहें फॉर गिवन अपर्चर तो हो जाएगा d स्क्वायर बाई लेमडा. दिस इज द फॉर्मूला फॉर Fresnel's distance फॉर a given aperture. अपर्चर की विड्थ हमको पता है, अपर्चर का साइज हमको पता है, तो डी स्क्वायर बाई लेमडा कर लेंगे. जो डिस्टेंस आएगी उतने डिस्टेंस पर अगर हम स्क्रीन को रखेंगे तो डायफ्रैक्शन स्प्रेड की वैल्यू साइज ऑफ अपर्चर के इक्वल आएगी. इस बात क्लियर हो रही है. इस प्रकार से यहां पर रे ऑप्टिक्स अच्छे से वैलिड होगा. सॉरी, वेव ऑप्टिक्स यहां पर अच्छे से वैलिड होगा. यहां पर वेव ऑप्टिक्स अच्छे से वैलिड होगा. लेकिन विचार कीजिए, इफ डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन इज लेस देन फ्रेस्नेल डिस्टेंस, डी की वैल्यू कम होती है, डीएफ से कम होती है, डी की वैल्यू डीएफ से कम होती है, फ्रेस्नेल डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पर स्क्रीन रखते हैं तो विड्थ कम होगी, डायफ्रैक्शन स्प्रेड कम होगा, और कम होते होते वेव ऑप्टिक्स की वैलिडिटी भी घटती चली जाएगी और रे ऑप्टिक्स की तरफ हम बढ़ जाएंगे, है ना. मीन्स ऐसा मान सकते हैं कि इफ डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन इज लेस देन फ्रेस्नेल डिस्टेंस देन रे ऑप्टिक्स इज वैलिड. देन रे ऑप्टिक्स इज वैलिड. एंड इफ डिस्टेंस इज इक्वल टू और ग्रेटर देन फ्रेस्नेल डिस्टेंस देन वेव ऑप्टिक्स इज वैलिड. ओके, दिस इज द लिमिटिंग पॉइंट. इसके बेसिस पे जरा हम स्मॉल डी की भी बात कर लेते हैं, है ना, कि भाई स्मॉल डी को भी एक नाम दे सकते हैं. तो स्टूडेंट्स इसको हम जरा आगे बढ़ाते हैं. हम लिख सकते हैं इसमें d इज लेस देन डी स्क्वायर बाई लेमडा. इसको लिखा जा सकता है, लेमडा को लाके इधर मल्टीप्लाई कर दें तो डी स्क्वायर इज ग्रेटर देन लेमडा डी, डी इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा डी. बात समझ रहे हैं? जो बात ये बता रहे हैं वही बात ये बता रहे हैं, है ना. बताया था ना कि डी की वैल्यू को जितना कम रखेंगे, डी की वैल्यू को जितना कम रखेंगे डायफ्रैक्शन स्प्रेड उतना ज़्यादा होगा. यानी डी की वैल्यू को ज़्यादा रखेंगे, डी की वैल्यू ज़्यादा रखेंगे यानी साइज इसकी जितनी बड़ी होगी स्प्रेड उतना कम होगा. स्प्रेड उतना कम होगा. स्प्रेड कम होगा, है ना, स्प्रेड कम होगा तो वहाँ पर रे ऑप्टिक्स वैलिड हो जाएगी. मीन्स ये भी अंडर रूट लेमडा डी भी एक लिमिटिंग वैल्यू है. अंडर रूट लेमडा डी भी एक क्या है, लिमिटिंग वैल्यू है ना. जैसे बताया ना कि अगर डी की वैल्यू कम है तो रे ऑप्टिक्स वैलिड होगी, यानी डी की वैल्यू लेमडा डी से ज़्यादा है तो रे ऑप्टिक्स वैलिड होगी, है ना. तो यानी इस वैल्यू को, इस क्वांटिटी को अंडर रूट लेमडा डी को, है ना, स्मॉल डीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं. ऐसे साइज ऑफ फ्रेस्नेल जोन कहते हैं. क्या कहते हैं? साइज ऑफ फ्रेस्नेल्स जोन कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो फॉर गिवन डी, डी की वैल्यू अगर फिक्स हो, डी की वैल्यू अगर फिक्स हो तो साइज ऑफ अपर्चर अगर अंडर रूट लेमडा डी होगी तो साइज ऑफ अपर्चर एंड विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा इक्वल होंगे, है ना. और अगर साइज ऑफ अपर्चर इस डीएफ से बड़ी होगी तो रे ऑप्टिक्स की वैलिडिटी आ जाएगी और छोटी होगी तो वेव ऑप्टिक्स की वैलिडिटी आ जाएगी.
इस प्रकार से फ्रेस्नेल डिस्टेंस, साइज ऑफ फ्रेस्नेल जोन describes about the validity of ray optics. Okay students, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो स्टूडेंट्स, अपना क्वेश्चन है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 5 × 10⁻⁷ मीटर इज डायफ्रेक्टेड बाय एन अपर्चर ऑफ विड्थ 2 × 10⁻³ मीटर। मीन्स क्या दे रखा है? डायफ्रेक्टेड बाय एन अपर्चर, अपर्चर की साइज दे रखा है, ध्यान देने की बात है, स्मॉल डी, साइज ऑफ अपर्चर। फॉर व्हाट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द डायफ्रेक्टेड बीम, फॉर व्हाट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द डायफ्रेक्टेड बीम, बात पर ध्यान देना। डज द स्प्रेडिंग ड्यू टू डायफ्रेक्शन, मीन्स डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन कैपिटल डी की वैल्यू पूछ रहा है, बिकम ग्रेटर देन द विड्थ ऑफ अपर्चर। मीन्स तो फ्रेस्नेल डिस्टेंस पूछ रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेने के बाद जो डायफ्रेक्शन स्प्रेड है वो साइज ऑफ अपर्चर से बड़ा हो जाएगा। पहले वो डिस्टेंस निकाल लें जहां पर साइज ऑफ अपर्चर के इक्वल होगा, मींस फ्रेस्नेल डिस्टेंस निकाल लें। तो स्टूडेंट्स, फ्रेस्नेल डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला था, बोलो जल्दी करो। df = d²/λ। याद है ना? ये तो सर कहाँ इतना ज्यादा रहता है, कोई बात नहीं, मैं तो बता रहा हूं। चलो फिर, ये विड्थ d की वैल्यू कितना दे रखा है, 2 × 10⁻³ अपॉन लैम्डा। लैम्डा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा? हियर 5 × 10⁻⁷। तो ये आ रहा है फ्रेस्नेल डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस एट विच द डायफ्रेक्शन स्प्रेड इज इक्वल टू द साइज ऑफ अपर्चर। कितना आएगा भाई, जरा सॉल्व करिए इसको मेरी समझ से। 4 × 10⁻⁻6 हो जाएगा अपॉन 5 × 10⁻⁷ मीन्स 40/5 means 8 meter. After traveling the distance of 8 meter, the diffraction spread will become size of the aperture. And after traveling a distance greater than 8 meter, after traveling a distance greater than 8 meter, the diffraction spread becomes more than the size of aperture. हाँ, कितना बढ़िया सिंपल क्वेश्चन। हाँ, ऐसे सिंपल क्वेश्चन तो बनते हैं इस पर। स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपको अगला क्वेश्चन मिल सकता है कि 600 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट 2 मिलीमीटर वाले अपर्चर के द्वारा स्प्रेड की जाती है, तो कितनी डिस्टेंस तक उसकी स्प्रेडिंग साइज ऑफ अपर्चर से कम रहेगी, कितनी दूर तक इसकी स्प्रेडिंग साइज ऑफ अपर्चर से कम रहेगी। तो पहले वो डिस्टेंस निकालिए जहां पर स्प्रेडिंग साइज ऑफ अपर्चर के इक्वल होगी। मीन्स यहां पर भी आपसे डीएफ पूछ रखा है, क्या फॉर्मूला होता है, d²/λ। डी की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻³ टू द होल स्क्वायर बाई लैम्डा की वैल्यू है 600 × 10⁻⁹। नैनो का मतलब 10⁻⁹। 4 × 10 कितना हो जाएगा, -6 होल अपॉन 600, नहीं 2 0 के यहाँ से निकाल दीजिए, 6 × 10⁻⁻, क्या बोलते हैं इसको, 7। 2 0 है, 2 कम हो जाएगा इधर, तो आएगा यहाँ भी सीधे सीधे लिखता हूँ मैं, 40/6 आ जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, 20/3 6.67 मीटर। 6.67 मीटर ट्रेवल कर लेने, 6.67 मीटर जाने से पहले तक स्प्रेडिंग साइज ऑफ अपर्चर से कम रहेगी, यानी रे ऑप्टिक्स वैलिड रहेगी। अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 6.67 मीटर रे ऑप्टिक्स विल बी वैलिड। आफ्टर दिस डिस्टेंस वेव ऑप्टिक्स बिकम्स वैलिड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। मुझे लगता है इस पर बेस्ड क्वेश्चन को आप लोग आसानी से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं कि आप लोगों ने रिजॉल्विंग पावर, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन वगैरह के बारे में सुना होगा, रे ऑप्टिक्स में याद होगा आप लोगों को थोड़ा बहुत। उसी के बारे में हम यहाँ पर फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्यों आता है, मतलब क्यों पास की ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग देखना मुश्किल क्यों हो जाता है, उसकी क्या वजह है। उसकी वजह है वेव नेचर ऑफ लाइट, उसकी वजह है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कैसे, ये देखते हैं। देखिए, जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे माइक्रोस्कोप का लेंस, चाहे लेंस हो, चाहे मिरर हो, चाहे ह्यूमन आई हो,
जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं सब एज ए अपर्चर काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? एज ए अपर्चर काम करते हैं। और ऑब्जेक्ट के इब्री पॉइंट से आने वाली लाइट, ऑब्जेक्ट के इब्री पॉइंट से आने वाली लाइट का डाइफ्रैक्शन होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट के इब्री पॉइंट से, जैसे ये ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो यहां से यहां से यहां से यहां से हर एक पॉइंट से आने वाली लाइट का डाइफ्रैक्शन बाय दैट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि अपर्चर का काम करता है, के द्वारा होता है ना। मैंने बताया आप लोगों को, माइक्रोस्कोप हो चाहे टेलीस्कोप हो, उसमें जो ऑब्जेक्टिव है, यानी जो लेंसेस लगे हैं, जो मिरर लगे हैं, ये सब अपर्चर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? अपर्चर का। इवन द ह्यूमन आई भी अपर्चर का काम करती है। तो ये ऑब्जेक्ट की इब्री पॉइंट से आने वाली लाइट का डाइफ्रैक्शन कराते हैं। अपर्चर पर वहां पर बेंडिंग होती है, डाइफ्रैक्शन कराते हैं। अच्छा, डाइफ्रैक्शन होता है तो अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस भी बनेंगे। अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बनेंगी। जो फ्रिंज बनेगी यानी इमेज, है ना, इमेज, है ना, मतलब कई इमेजेस का फॉर्मेशन हो सकता है, या एक ही इमेज का कई पार्ट में, कई टुकड़ों में फॉर्मेशन हो सकता है। ओके, तो कई इमेजेस बनेंगी और ये इमेजेस एक दूसरे पर ओवरलैप भी करती हैं। ये इमेजेस एक दूसरे पे ओवरलैप भी करती हैं, है ना। इन्हीं ओवरलैपिंग की वजह से पास पास की वस्तुओं को, ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब दोनों का सेंट्रल मैक्सिमा, दोनों ऑब्जेक्ट से बने डाइफ्रैक्शन पैटर्न का सेंट्रल मैक्सिमा एक दूसरे पर जब ओवरलैप कर जाएगा या बहुत क्लोज हो जाएगा, तब वो दोनों हमको अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की बात मैं आपको फिर से बता दूं एक बार पहले, है ना। क्या बताया गया था? द मिनिमम linear or angular separation between 2 point objects, the minimum linear or angular separation between 2 point objects up to which they can be resolved are distinctly seen, up to which they can be resolved, that is distinctly seen, अलग अलग दिखा जा सके by an optical instrument is known as limit of resolution of that instrument. उसे ही उस इंस्ट्रूमेंट का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहते हैं। है समझ में? वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको पास बहुत दूर है, मान लीजिए बहुत दूर हैं, इनको पास करते जाइए, पास करते जाइए, पास करते जाइए, पास करते जाइए, तो उनके बीच की वो मिनिमम सेपरेशन कि उससे कम डिस्टेंस कर देंगे तो इनको हम अलग अलग नहीं देख पाएंगे, तो वो मिनिमम सेपरेशन ही लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कहलाती है। ठीक है, ये एंगुलर भी हो सकती है, लीनियर भी हो सकती है। अब कोई इंस्ट्रूमेंट जो देख रहा है, हर एक इंस्ट्रूमेंट की जो एबिलिटी है वो अलग अलग होती है। जैसे हम, हो सकता है दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हों, बहुत क्लोज हों, लेकिन अपनी नेक्ड आई से उनको हम अलग अलग नहीं देख पा रहे हैं। बहुत क्लोज ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन इनको हम अपनी नेक्ड आई से अलग अलग नहीं देख पा रहे हैं। जब हम माइक्रोस्कोप लगाते हैं तो इन क्लोज्ड, वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग सेपरेटली देख पाते हैं। तो नॉर्मल आई से नहीं देख पाए, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखने की कोशिश की तो देख लिए। मींस ऑब्जेक्ट्स को जो अलग अलग देखने की एबिलिटी है वो माइक्रोस्कोप की हमारे नेक्ड आई से ज्यादा है। किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की इसी एबिलिटी को रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजॉल्विंग पावर। तो आप लिखेंगे कैसे? लैंग्वेज क्या बनाते हैं? द एबिलिटी, हाँ क्या, द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट to see the two nearby objects distinctly, to see
द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली इज नोन एज इट्स रिजॉल्विंग पावर, उसे इसका रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। एंड न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, एंड न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं? इसका कैलकुलेशन करते हैं रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ये चाहे माइक्रोस्कोप के लिए कहो, चाहे टेलीस्कोप के लिए कहो, चाहे नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए कहो, सबके लिए फॉर्मूला ये होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये बात है। अब मैंने बताया कि ऐसा क्यों होता है। मैंने बोला आप लोग को कि नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को हम डिस्टिंक्टली नहीं देख सकते, इसके पीछे वजह है डाइफ्रैक्शन। इसके पीछे वजह क्या है? डाइफ्रैक्शन। आइए इस बात को समझते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप ले लो, कॉन्वेक्स लेंस है ना। कॉन्वेक्स लेंस एक सर्कुलर अपर्चर के जैसा काम करेगा। कैसा? सर्कुलर अपर्चर के जैसा काम करेगा, ठीक। तो किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट से आ रही लाइट रेज का डाइफ्रैक्शन कुछ ऐसा होगा कि सामने वाले स्क्रीन पर बीच में ऐसे ब्राइट स्पॉट मिलेगा, ब्राइट डिस्क मिलेगी, सराउंडेड बाई अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट सर्कुलर रिंग्स, है ना। किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट से आ रही लाइट का जब डाइफ्रैक्शन बाई कॉन्वेक्स लेंस होगा तो मे बी सामने वाली स्क्रीन पर एक ऐसा पैटर्न ऑब्टेन होगा जिसके सेंटर में एक ब्राइट डिस्क होगी, सराउंडेड बाई अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट रिंग्स। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स ये बात? तो ऐसे ही अब माना कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत पास पास में दो ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या? बहुत पास पास में दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इन दोनों से आने वाली लाइट, इन दोनों से आने वाली लाइट का जब डाइफ्रैक्शन हुआ तो एक का डाइफ्रैक्शन पैटर्न ये मिला और दूसरे का डाइफ्रैक्शन पैटर्न ये मिला। ये देखिए, इन दोनों का डाइफ्रैक्शन पैटर्न एक दूसरे पे ओवरलैप कर गए। तो सेकेंडरी वालों को छोड़िए, क्योंकि आपने देखा है डाइफ्रैक्शन पैटर्न में जो सेकेंडरी मैक्सिमाज होती हैं उनकी इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा से काफी कम होती है। इधर सेकेंडरी मैक्सिमाज को आप छोड़ दीजिए, सिर्फ सेंट्रल वाले की बात कीजिए। तो देखिए एक दूसरे पे ओवरलैप करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये मैक्सिमाज एक दूसरे से काफी क्लोज होंगे तो हमको एक अलग अलग दो ऑब्जेक्ट ना दिखाई दे करके एक सिंगल एंड लार्ज ऑब्जेक्ट, इनलार्ज्ड ऑब्जेक्ट दिखाई देगा और हमको इस तरह का पैटर्न, मतलब ऐसा बड़ा हुआ ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। सेकेंडरी वालों से कोई विशेष मतलब नहीं है, सिंगल दिखाई देगा। आइए डाइफ्रैक्शन पैटर्न को मैं इस प्रकार से आपको बताता हूं। जैसे देखिए, एक ऑब्जेक्ट का जो ये डाइफ्रैक्शन पैटर्न बना कुछ इस तरीके से बना, है ना, इस तरीके से बना। और जो दूसरे का बना है, जो देखिएगा, ठीक है, इस तरीके से बना। दोनों के मैक्सिमाज काफी क्लोज हैं, दोनों के मैक्सिमा काफी क्लोज हैं। तो ऐसे में बताया जाएगा कि आपको दो अलग अलग ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देंगे। हाँ, वेरी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज का डाइफ्रैक्शन हुआ बाय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक लेंस और मिरर। उनका जब डाइफ्रैक्शन हुआ, है ना, डाइफ्रैक्शन हुआ तो उनकी सेंट्रल मैक्सिमाज अगर काफी क्लोज आ गई, बहुत क्लोज आ गई, तो ऑब्जेक्ट्स अलग अलग न दिखाई दे करके हमको एक सिंगल एंड ब्राइट बैंड दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा, है ना। दोनों का मिक्सअप हो जाएगा, हमको सिंगल ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, इनलार्ज्ड एंड सिंगल ऑब्जेक्ट। मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूँगी, थोड़ा रफ फिगर है, थोड़ा सा और मैं क्लियर करना चाहूँ। ये देखिए, एक ऑब्जेक्ट का ऐसा बना था, दूसरा ऑब्जेक्ट का ऐसा बना था। इनका एक दो हम ऐसे बना दें तो इनका जो रिजल्टेंट हमको दिखाई देगा ऐसा दिखाई देगा। ओके स्टूडेंट्स, हमको ऐसा दिखाई देगा। ओके, तो इसमें कुछ क्राइटेरिया डाली गई
कि दोनों ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग कब देख सकते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट को अलग अलग हम कब देख सकते हैं, क्या शर्तें होती हैं। उन शर्तों को रियलाइज क्राइटेरिया कहा गया। क्या कहा गया? रियलाइज क्राइटेरिया। आइए देखते हैं ये क्या है। वेरी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, ये बात तो आप समझ गए होंगे, आप नोट भी कर लीजिएगा। दो रियलाइज क्राइटेरिया की बात कही है, उसमें यह कहा गया कि दो ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग क्लियरली देख सकते हैं। टू क्लोज्ड ऑब्जेक्ट को हम सेपरेटली एंड डिस्टिंक्टली एंड क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं इफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ वन, if central maxima of one lies just over the first minima of another. If central maxima of diffraction pattern of one lies first minima of another, then the two objects can be seen distinctly. The critical condition ये है, कम से कम तो इतना होना चाहिए। इन मैक्सिमाज को इससे ज्यादा क्लोज कर देंगे तो ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग हम नहीं देख पाएंगे। इन ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग देखना चाहते हैं तो इन मैक्सिमाज के बीच में कम से कम इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए कि एक की मैक्सिमा अगले की फर्स्ट मिनिमा पर इंसिडेंट हो, अगले की फर्स्ट मिनिमा पर इंसिडेंट हो। इसी लॉ को रियलाइज क्राइटेरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियलाइज क्राइटेरिया। तो स्टूडेंट्स, रियलाइज क्राइटेरिया मैंने बताया इस तरीके का होगा, तो जो ऑब्जर्वेशन होगा हमको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मैंने बोला ये जो सेंट्रल ब्राइट्स हैं एक दूसरे को ऐसे टच कर रही होंगी, है ना। इनका जो डायफ्रैक्शन पैटर्न है एक दूसरे को ऐसे टच करता हुआ आपको फिर नजर आ सकता है, दिखाई दे सकता है ना। इनकी जो अदर रिंग्स है कुछ इस तरीके से बनाई जा सकती हैं, जैसे इसकी भी अदर रिंग्स ऐसे बनाई जा सकती है, हाँ। बट ये बीच में जो है ये बताया ना ब्राइट डिस्क होगी, है ना, जो दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की ब्राइट डिस्क को टच कर रही होगी। दोनों सेपरेटली इस तरीके से दिखाई देंगी, है ना, दोनों सेपरेटली दिखाई देंगी। इनका जो कंबाइंड फॉर्म देखने को मिल सकता है कुछ ऐसा मिल सकता है ना। दोनों का सुपर पोजिशन हो जाएगा। ये देखिए दोनों के मैक्सिमाज के बीच में एक अच्छा सा डिप्रेशन देखने को मिलेगा, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। दोनों को ओवरलैपिंग के बाद कुछ इस तरह का नज़ारा हो जाएगा, है ना। दोनों ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग मैक्सिमाज बनेंगे। इस तरह से दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग दिखाई दे जाएंगे, उनमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो इसको भी अगर हम बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं, है ना। इस तरीके से दोनों अलग अलग दिखाई दे जाएंगी, ठीक है। ओके, कंप्लीट सर्किल होने के बजाय इस तरीके से इनके रिंग्स जो थी कन्वर्ट हो जाएंगी इस तरीके से। ओके, तो रियलाइज क्राइटेरियन क्या है? मतलब क्राइटेरिया टू सी टू क्लोज ऑब्जेक्ट्स सेपरेटली इज दैट two closed object can be seen distinctly when the central maxima of diffraction pattern of one when central maxima of diffraction pattern of one lies at least just over the first minima, lies at first minima of the next, lies at the first minima of the diffraction pattern of the next या another। एक का सेंट्रल मैक्सिमा अगले के फर्स्ट मिनिमा पे अगर लाई करेगा तो जाकर के इनको हम अलग अलग आसानी से देख पाएंगे। तो बच्चों मुझे लगता है बात आपको क्लियर हुई होगी। अगर कोई बात नहीं समझ में आई तो आप कमेंट करिए, जरूर हमको व्हाट्सएप पर भी बताइए, हम उसको क्लियर करेंगे, हाँ। लेकिन डरना नहीं है, बताना है, हाँ। आगे बढ़े, छोड़ें इसको। ओके, थैंक यू।
अब आइए स्टूडेंट्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके रिजॉल्विंग पावर और क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर का डिस्कशन हम कर लेते हैं। जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, है ना। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप ये क्या होता है? सबसे पहले इसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पता करते हैं। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, ये भैया माइक्रोस्कोप तो मैंने आप लोग को पढ़ाया है ना। ऑब्जेक्टिव होती है जो ऑब्जेक्ट की तरफ, आईपीस होती है जो आंख की तरफ, हाँ दोनों कॉन्वेक्स लेंसेस हुआ करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। तो आइए देखते हैं कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन मतलब द क्लोजेस्ट सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एट विच they can be seen distinctly with the help of microscope is known as limit of resolution of that microscope। तो limit of resolution of microscope होता है d इक्वल टू लेमडा बाई 2 म्यू साइन थीटा। d इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 म्यू साइन थीटा। द मिनिमम, इसको ऐसे भी कभी कभी डिफाइन करते हैं, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन डिस्टिंक्टली इज नोन एज लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, है ना। तो ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है। लिम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, जो लाइट यूज की गई वहां पे उसकी वेवलेंथ है। लिम्डा क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, ओके। एंड म्यू क्या है? म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन, मैं शॉर्ट में लिखता हूं इसको, बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव, है ना। मैंने बताया ना कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसमें क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, ये देखिए, ओके ठीक। ये कॉन्वेक्स लेंस, ये तो है ना ऑब्जेक्टिव, मैं बोल रहा हूँ इसको, क्या बोल रहा हूँ इसको मैं? ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यहां पर जो एंगल बनता है थीटा, ऑब्जेक्ट के एवरी पॉइंट को क्या बोलते हैं, लेंस के यानी ऑब्जेक्टिव के एवरी पॉइंट से मिला दें, ऑब्जेक्ट को लेंस के बाउंड्री से मिला दें, जो कोण बनता है उसका जो सेमी एंगल होता है वही यहां पर थीटा है। ऐसे बोल सकते हैं द एंगल मेड बाई रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्टिव, द एंगल मेड बाई रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्टिव एट द ऑब्जेक्ट इज थीटा। थीटा इज द एंगल made by radius of objective at object। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार से म्यू क्या है, थीटा क्या है, लैम्डा क्या है, सब आपने देख लिया। अब इसी रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को ही बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। तो रिजॉल्विंग पावर जो आएगी 1/d 2 म्यू साइन थीटा बाय लेम्डा। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप के लिए फॉर्मूला है 2 म्यू साइन थीटा बाय लेम्डा। हियर म्यू साइन थीटा इज नोन एज न्यूमेरिकल अपर्चर। ओके, म्यू साइन थीटा को न्यूमेरिकल अपर्चर कहते हैं, शॉर्ट में एनए से रिप्रेजेंट करते हैं, एनए लिखते हैं। न्यूमेरिकल अपर्चर, जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का ये न्यूमेरिकल अपर्चर जितना बड़ा होगा उसका रिजॉल्विंग पावर उतना ज्यादा होगा। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जितनी कम होगी, जितनी कम डिस्टेंस पर रखे ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देखा जा सकता है, डिस्टिंक्टली देखा जा सकता है, उसका रिजॉल्विंग पावर उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होने के लिए न्यूमेरिकल अपर्चर का ज़्यादा होना जरूरी है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का कम होना जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो रही माइक्रोस्कोप की बात। ह्यूमन आई का न्यूमेरिकल अपर्चर बहुत ही कम 0.004 हुआ करता है ना।
ये डिपेंड किस पर करता है, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर और एंगल थीटा पर। नेक्स्ट है रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। क्या? रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेली। तो स्टूडेंट्स रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप के बारे में क्या कहेंगे? भाई टेलीस्कोप दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखता है ना, तो जनरली दूर के ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस क्या हम वो जनरली नहीं देखते हैं, तो हम उनके बीच का एंगुलर सेपरेशन देखते हैं। क्या देखते हैं? एंगुलर सेपरेशन। तो द मिनिमम एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, द मिनिमम लीनियर एंगुलर सेपरेशन between the two distant objects at which they can be seen separately by the telescope, is known as limit of resolution of the telescope. इसे क्या बोलते हैं? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ द टेलीस्कोप बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है? लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप इक्वल टू, इसको हम डी थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि एंगुलर सेपरेशन है 1.22 लेम्डा अपॉन कैपिटल डी, 1.22 लेम्डा अपॉन कैपिटल डी। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप हो जाएगा, रिजॉल्विंग पावर इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन डी थीटा, यानी d बाई 1.22 लेम्डा, जहाँ पे लेम्डा क्या है? लेम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, जिस लाइट को यूज करके हम उसकी डायफ्रैक्शन पैटर्न को देखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, एंड कैपिटल डी क्या है? डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। इसीलिए तो देखो टेलीस्कोप में मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव का डायमीटर थोड़ा बड़ा रखते हैं, है ना। टेलीस्कोप में बताया था ना, रे ऑप्टिक्स जब पढ़ा रहा था, तो क्या, क्योंकि डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव बड़ा रखते हैं, उससे एक बहुत बड़ा फायदा अपना ये होता है कि रिजॉल्विंग पावर उसका बढ़ जाता है ना। बड़ा रखने से रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाता है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम हो जाता है, यानी ज़्यादा क्लोज रखी ऑब्जेक्ट्स को आराम से अलग अलग देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अच्छा डी थीटा, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर डी थीटा क्या है? डी थीटा मतलब वो एंगल सबटेंडेड बाई द टू ऑब्जेक्ट्स एट आई, मतलब ऐसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ पर आई है ना, ये ऑब्जेक्ट टू है जो भी है, तो ये देखिए दोनों को मिला देने पर जो एंगल के बीच बन रहा है ना, यही एंगल है डी थीटा, यानी लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ओके, तो स्टूडेंट्स हमें लगता है आपको लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन एंड वो डायफ्रैक्शन की वजह से कैसे रिजॉल्विंग पावर बदलता है ना, और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्यों आता है, डायफ्रैक्शन की वजह से आता है, सारी बात आपको क्लियर हुई होगी। आइए ह्यूमन आई का रिजॉल्विंग पावर निकालते हैं। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई, जरा स्टूडेंट्स ह्यूमन आई का डायमीटर कितना होता होगा? नियर अबाउट 2 मिलीमीटर, है ना, 2 × 10⁻³ मीटर। ओके, और थिंक कीजिए कि जो लाइट की जो वेवलेंथ यूज की जा रही है 5000 एंगस्ट्रॉम है ना, तो इसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या हो जाएगा? डी थीटा, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या हो जाएगा? डी थीटा 1.22 लेम्डा अपॉन डी, फार्मूला होता है 1.22 लेम्डा की वैल्यू 5000 × 10⁻10 मीटर में हो गया, 2 × 10⁻³ है ना। इसको आप सॉल्व करते हैं तो कितना आता है नियर अबाउट? मुझे लगता है कि इसको आप सॉल्व करने पर आ जाएगा 0.305 × 10⁻³ इतना रेडियन, ये नियरली 1 मिनट आता है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट आता है। तो स्टूडेंट्स एक बात ये क्लियर होती है, यानी दो ऑब्जेक्ट जो बहुत क्लोज हैं, बहुत नज़दीक है या दूर हैं, मतलब उनसे नहीं है। मतलब ये है अगर वो दो ऑब्जेक्ट्स पास होते हुए हमारी आई पर
1 मिनट का एंगल बनाते हैं तो उनको हम अलग अलग देख लेंगे। 1 मिनट से कम का एंगल बनाएंगे तो नहीं देख पाएंगे। ये ऑब्जेक्ट हमारे 100 मीटर पे भी हो सकते हैं, 1 किलोमीटर पर, 2 किलोमीटर पर, 10 किलोमीटर पर भी हो सकते हैं। अगर उनको देख सकते हैं, है ना, तो 1 मिनट का, कम से कम 1 मिनट का एंगल अगर वो बना रहे हैं तो हम उनको अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा जरा विचार करो, 1 किलोमीटर की दूरी पर 2 ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, हमारी आई पर इतना ही एंगल बना रहे हैं। अब बताइए उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, यानी लिनियर डिस्टेंस क्या होगी। तो एंगुलर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हुआ और वो लिनियर वाला कितना आएगा, है ना, मतलब उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी कि हम देख पाएंगे। तो 1 किलोमीटर की दूरी पर रखे ऑब्जेक्ट्स के लिए मिनिमम डिस्टेंस क्या होनी चाहिए। तो ये देखिए, माना कि ह्यूमन आई हो गई यहाँ पे, ठीक, ये 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रखे डी सेपरेशन पर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके द्वारा यहाँ पर बनाया गया एंगल थीटा है, डी थीटा। ओके, और ये डिस्टेंस d इक्वल टू 1 किलोमीटर आ गया, ये डिस्टेंस आ गई, है ना। इसको हम x मान लें तो बेटर होगा। ओके, तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, क्या होता है, d थीटा इक्वल टू आर्क, आर्क मतलब d अपॉन रेडियस। तो हमको ये d चाहिए, मिनिमम सेपरेशन कितनी होगा देख लें, 1 किलोमीटर की दूरी पर, तो हो जाएगा x इंटू डी थीटा ला के मल्टीप्लाई। तो d इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है, 1 किलोमीटर, मतलब 10 टू द पावर -3 सॉरी +3 10 टू द पावर 3 मीटर इंटू 0.305 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.305 मीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 30.5 मीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब 1 किलोमीटर की दूरी पर 30.5 सेंटीमीटर की सेपरेशन पे रखे ऑब्जेक्ट्स को हम क्लियरली एंड सेपरेटली देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। तो ये ह्यूमन आई का रिजॉल्विंग पावर रहा, ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन रहा। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। इन पर बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह करिएगा, आएगा तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मुझे जहाँ तक उम्मीद है इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन पर रिलेटेड मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा, उन पर वीडियो बनाऊंगा, आप लोग देखिएगा फिर करिएगा। ओके, तो पहले आप कोशिश कीजिए कि समझ में आए, इससे आप नोट्स भी बनाइए, जो दिक्कत होती है तो आगे हमें वीडियो से पहले व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर बताइए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।